आइए खबरों की शुरुआत करें। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो विश्व सुंदरियों और अपने ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है, लेकिन हाल ही में इस देश के अपने पड़ोसी देश गुयाना के साथ संबंधों में तनाव आते दिख रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला सरकार एक जनमत संग्रह करवा रही है। जनमत संग्रह वेनेजुएला और गुयाना के बीच एक विवादित क्षेत्र पर दावे के लिए है। यह विवादित क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक ऑयल रिच एरिया है, मतलब यहाँ भरपूर मात्रा में तेल भंडार हैं। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। आप वर्ल्ड मैप उठाइए और दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला पर नजर डालिए। वेनेजुएला के उत्तर में आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा। पश्चिम में यह देश कोलंबिया को टच करता है और दक्षिण में ब्राजील के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में स्थित है गुयाना उच्च भूमि या फिर हाईलैंड्स। इस गुयाना क्षेत्र पर ब्रिटिशों का भी राज रहा था और फ्रांसीसियों का भी। इसीलिए आपको पश्चिम से पूर्व की ओर ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना देश मिलेंगे। अब आप गुयाना या ब्रिटिश गुयाना पर नजर डालिए। गुयाना के लगभग बीचों बीच से एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है एसेक्विबो नदी। वेनेजुएला कहता है कि इस नदी के पश्चिम का पूरा क्षेत्र वेनेजुएला का है। इस विवादित क्षेत्र का नाम भी इसी नदी के नाम पर है, मतलब क्षेत्र का नाम है एसेक्विबो क्षेत्र। वर्तमान में यह विवादित क्षेत्र गुयाना के अंदर आता है, यानी यह गुयाना सरकार द्वारा प्रशासित है। यह क्षेत्र लगभग 1,59,500 वर्ग किलोमीटर का है। यह वर्तमान में गुयाना द्वारा नियंत्रित कुल भूमि का 2/3 हिस्सा है। यह गुयाना के कुल 8 लाख नागरिकों में से 1.25 लाख नागरिकों का घर है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में विवाद नया नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आपने क्षेत्रीय विवाद की कोई खबर पढ़ी हो तो विवादों के बीच में हमेशा किस देश का रोल आपने देखा है? इस क्षेत्रीय विवाद में भी ब्रिटेन का ही हाथ है। यह विवाद 1 सदी से भी अधिक समय से चल रहा है। साल 1899 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस क्षेत्र को ब्रिटेन को सौंप दिया। उस समय गुयाना को ब्रिटिश गुयाना के नाम से जाना जाता था। फिर गुयाना 1966 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। फिर ब्रिटेन और वेनेजुएला ने एक समझौता किया। समझौते के तहत गुयाना के प्रतिनिधियों से बना एक आयोग स्थापित किया गया, जिसका काम था वेनेजुएला क्षेत्रीय विवाद पर विचार करना। इस समझौते को भी जिनेवा समझौते के रूप में जाना जाता है, लेकिन लगभग 6 दशक बीत जाने के बावजूद अभी तक इस विवाद का कोई समाधान नहीं हुआ। फिर 2015 में अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल द्वारा एसेक्विबो के अपतटीय जल में तेल की खोज के बाद यह विवाद और बढ़ गया है। आपको समझ आ गया होगा कि दरअसल दोनों देशों का विवाद राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक है। वेनेजुएला की नज़र इस बेशुमार ऑयल रिजर्व पर है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ने 2019 में दक्षिण अमेरिकी देश के तेल क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे। खैर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद गुयाना इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले गया। नीदरलैंड के हेग में स्थित ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक निकाय है, जिसकी प्राथमिक भूमिकाओं में से एक देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना है। वेनेजुएला ने हालांकि ये नहीं माना है कि यह विवाद ICJ के क्षेत्राधिकार के तहत आता है, लेकिन वेनेजुएला अदालत की सुनवाई में भाग जरूर लेता है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे चौंकाने वाले हैं। मिजोरम विधानसभा की 40 में से 27 सीटें ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। अब जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि मिजोरम में 1984 से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार ZPM ने 36 साल लंबे मिजो नेशनल फ्रंट कांग्रेस के एकाधिकार को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल MNF पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ZPM की बात करें तो ZPM के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा ने सेरछिप निर्वाचन क्षेत्र से निर्णायक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से मिजोरम में चुनाव काफी हद तक सत्ता विरोधी लहर से तय होते रहे हैं, जिसमें मतदाता या तो MNF को जितवाते थे या फिर कांग्रेस को।
वहीं ZPM का गठन 2017 में 6 छोटे क्षत्रिय दलों और नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन के रूप में किया गया था और 2018 तक यह एक मान्यता प्राप्त पार्टी भी नहीं थी। COP28 शिखर जलवायु सम्मेलन के दौरान कोयले का उपयोग एक प्रमुख मुद्दा है। सभी देश चाहते हैं कि दुनिया कम से कम कोयले का उपयोग करे और गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर आगे बढ़े, लेकिन भारत ने इसके ठीक उल्टा कहकर दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने कहा कि वो निकट भविष्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना पसंद करेगा। यह बयान भारत की नेट जीरो हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बिल्कुल उलट है। आपको ये भी पता होगा कि दूसरी तरफ भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विस्तार भी कर रहा है। भारत ने 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और 2070 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का वायदा भी किया है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ और भारत कोयले पर इतना अधिक निर्भर क्यों है। देखिए, हाल के वर्षों में भारत में बिजली की मांग तेज गति से बढ़ रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की बिजली आवश्यकता लगभग 8% बढ़ गई थी। बिजली की यह मांग एशिया प्रशांत क्षेत्र की मांग से लगभग दोगुनी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के पहले 2 महीनों में बिजली की मांग 1 साल पहले की तुलना में 10% बढ़ गई है। सवाल है कि बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है। देखिए, बढ़ती मांग का मेन रीजन उच्च आर्थिक गतिविधि है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां देश में ऊर्जा के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बिजली का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही घरों में उपयोग होता है और इसके बाद कृषि क्षेत्र का नंबर आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लेटेस्ट विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 30 वर्षों में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए देश की बिजली की आवश्यकता 2050 तक 9 गुना बढ़ सकती है। अब बिजली की यह अभूतपूर्व मांग भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिजली की मांग को पूरा करने के कारण कोयला उत्पादन बढ़ गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में कोयला उत्पादन 778 मिलियन टन था और अब यह बढ़कर 2022-23 में 893 मिलियन टन हो गया। कोयला उत्पादन की यह वृद्धि लगभग 14% की है। भारत ने 2024-25 के लिए 1.31 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है और 2030 तक इसे 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सवाल है कि भारत की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयला ही इतना जरूरी क्यों है। जवाब है क्योंकि कोयला ही इस समय देश के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। हालांकि भारत हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन में अपनी नवीकरणीय हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कुल आवश्यकता को पूरा करने के करीब नहीं है। वर्तमान में देश में उत्पादित कुल ऊर्जा में से केवल 22% नवीकरणीय स्रोतों से आता है। जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला, अभी भी भारत की 75% बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा उत्पादन का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की उपलब्धता जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को बैटरी भंडारण में भारी निवेश करना होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है, अपने 2030 तक के नवीकरणीय लक्ष्य की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए भारत को 60 गीगावाट से अधिक बैटरी भंडारण की आवश्यकता है। लेकिन बैटरी भंडारण काफी महंगा प्रोसेस है। कोयले पर निर्भरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल विद्युत की अपनी समस्याएं हैं। कई जल विद्युत परियोजनाएं आलोचनाओं के घेरे में हैं क्योंकि कथित तौर पर इन परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी क्षति पहुंचाई है और क्षेत्र में जल संसाधनों पर संभावित संघर्षों के बारे में चिंताएं बढ़ाई हैं। कोयले पर निर्भरता का अन्य कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कम ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी है। 2021-22 के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने भारत में उत्पादित कुल बिजली का सिर्फ 3.15% उत्पादित किया। अब सवाल है कि आगे की राह क्या है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अभी कई समस्याएं हैं। जब तक इन समस्याओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा,
भारत बिजली के लिए कोयले पर ही निर्भर रहेगा। कमेंट करके बताइए कि भारत का यह कदम आपको कैसा लगा। दुबई में चल रहे COP28 जलवायु सम्मेलन में कई नए टर्म्स या शब्द चर्चा में आ रहे हैं। ऐसे टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है ग्लोबल स्टॉकटेक। तो चलिए बिना समय गवाए इस टर्म को जानते हैं। देखिए, लगभग 200 देशों की सरकारें दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। यह बैठक इस वर्ष के अंत में हुई है, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है। अब COP28 के देश इस बात की जांच करेंगे कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कितनी प्रगति की है। इसी जांच की प्रक्रिया को ग्लोबल स्टॉकटेक कहा जाता है। यह प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2015 में पेरिस समझौते के बाद पहली बार हो रही है। ग्लोबल स्टॉकटेक के बाद कुछ परिणाम भी हासिल होंगे। ये परिणाम भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ये निर्धारित करेंगे। जैसे क्या अधिक कठोर राष्ट्रीय नीतियां बनाने की जरूरत है, क्या अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, या गरीब देशों को स्वच्छ हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए वित्तीय रूप से कैसे सक्षम बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के शब्दों में यह हमारे ग्रह की स्थिति पर एक लंबी गहन नजर डालने और भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करने का क्षण है। देखिए, 2015 में पेरिस ने COP21 की मेजबानी की थी। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था क्योंकि यहाँ पहली बार सभी देश जलवायु संकट से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। पेरिस समझौते ने सभी देशों के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना अनिवार्य बना दिया। इसे ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के रूप में जाना जाता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी मेंबर देश पहली बार 2023 में और उसके बाद हर 5 साल में अपनी प्रगति का आकलन करेंगे। आपको याद दिला दें कि पेरिस समझौते का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक युग यानी 18वीं सदी के मध्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2023 में पहले ग्लोबल स्टॉकटेक पर एक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके अनुसार वैश्विक समुदाय कार्रवाई के लिए प्रेरित हुआ है और कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन यह अभी बहुत कम है। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा एसेक्विबो क्षेत्र का विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? स्पेन और पुर्तगाल, वेनेजुएला और गुयाना, चीन और फिलीपींस, या फिर रूस और यूक्रेन? अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुर्खियों में आया है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान, या फिर बोलीविया? आइए देखिए, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया? VR ललितांबिका, S सोमनाथ, सुधा मूर्ति, या फिर लोपामुद्रा सेन? सही जवाब है ऑप्शन ए, VR ललितांबिका। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में देश भर में रजिस्टर्ड किए गए विभिन्न अपराधों के आंकड़ों का संकलन होता है। NCRB केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। NCRB की रिपोर्ट में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साइबर अपराध से लेकर आर्थिक और वित्तीय अपराधों तक के आंकड़े शामिल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 2022 की NCRB रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए। यह 2021 की तुलना में लगभग 4.5% कम है। अपराध दर या प्रति लाख जनसंख्या पर रजिस्टर्ड अपराध भी कम हुए हैं। 2021 में यह दर 445.9 थी। अब यह घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। इसे एक बेहतर इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है क्योंकि सामान्यतः जनसंख्या बढ़ने के साथ अपराध की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। महिलाओं के लिए 2022 तुलनात्मक रूप से खराब वर्ष रहा। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। ये 2021 की तुलना में 4% अधिक है। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2021 की तुलना में 24.4% ज्यादा साइबर अपराध रिपोर्ट किए गए। 2021 की तुलना में 2022 के दौरान रिपोर्ट की गई आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि देखी गई। आइए अब बात करते हैं NCRB की। NCRB की स्थापना 1986 में अपराध के डेटा संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में की गई थी। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड भी रखता है।
यह निकाय फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है। एनसीआरबी की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों से जानकारी प्राप्त की जाती है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होते ही सरकार ने औपनिवेशिक काल के कानूनों में बदलाव करना शुरू किए हैं। इसी क्रम में हाल ही में राज्यसभा ने डाकघर विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक अगर कानून की शक्ल ले लेगा तो यह 1898 के डाकघर अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित कर देगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक एक मैसेंजर सर्विस और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डाक विभाग को नया जीवन देगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान डाक सेवाएं अप्रासंगिक हो गई थीं और यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां डाकघर लगभग खत्म हो गए थे। श्री वैष्णव ने कहा, पिछले 10 सालों में डाकघरों और डाकियों को एक मेल डिलीवरी सिस्टम से एक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया है। इसका उदाहरण है कि अब डाकघर व्यावहारिक रूप से बैंकों की तरह काम करने लगे हैं। श्री वैष्णव ने आंकड़ों के साथ ये भी कहा कि जहां पहले 660 डाकघर बंद हो गए थे, वहीं 2014 और 2023 के बीच लगभग 5000 डाकघर खोले गए और लगभग 5746 नए डाकघर खोले जाने की प्रक्रिया में है। हालांकि विपक्ष ने डाकघर विधेयक की धारा 9 के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। आपको बता दें कि धारा 9 में डाकघर के अधिकारियों को डाकघर के माध्यम से भेजी गई किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने, कस्टडी में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को जमा करने की शक्ति देता है। विपक्ष ने चिंता व्यक्त किया कि अधिकारियों को इस तरह की खुली छूट निजता के अधिकार को नुकसान पहुंचाएगी और निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस पर सरकार का कहना है कि ऐसे प्रावधान राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की तरफ से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि का 7% तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि S&P ने हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में S&P ने मार्च 2024 तक भारत की जीडीपी में 6.4% वृद्धि अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह जीडीपी वृद्धि दर 7.2% थी। रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.9% रहेगी और 2026-27 में यह 7% तक पहुंच जाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए कहा कि अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी वृद्धि दर के अनुमानों के अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने उन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स का भी जिक्र किया है जिसके चलते भारत सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर पाएगा। रिपोर्ट में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने पर और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह भारत को सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। इसमें यह भी बताया गया कि भारत को श्रम बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करना होगा और श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ाने पर विचार करना होगा। अगर भारत श्रम बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करता है तो भारत अपने जनांकीय लाभांश का पूरा फायदा उठा सकता है। S&P ने डिजिटल बाजार पर भी टिप्पणी की है। S&P ने कहा कि तेजी से बढ़ता घरेलू डिजिटल बाजार अगले दशक के दौरान भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। IMD द्वारा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। चक्रवात के कारण होने वाली लगातार बारिश से चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और परिवहन और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। केवल चेन्नई में बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। IMD के अनुसार मिचोंग चक्रवात की आंध्र प्रदेश के नेल्लोर
और कवाली स्थानों के बीच लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मिचोंग चक्रवात सितंबर 2021 में आए चक्रवात गुलाब के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को पार करने वाली पहली चक्रवात प्रणाली बन गया है। खास बात यह है कि आईएमडी ने चक्रवाती तूफान मिचोंग को कई मायने में असामान्य बताया है। आइए समझते हैं कि आईएमडी ने चक्रवाती तूफान मिचोंग को असामान्य क्यों कहा। देखिए, आईएमडी ने शुरू में भविष्यवाणी की थी कि मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश तट को पार करने तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बना रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 87 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। लेकिन इसके बाद ही आईएमडी ने इसे गंभीर तूफान की श्रेणी में डाल दिया और बताया कि इसकी हवाओं की गति 88 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 166 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। आईएमडी कहता है कि प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण दिसंबर महीने में उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले तूफान आमतौर पर विनाशकारी नहीं होते, लेकिन साल के इस समय के लिए मिचोंग जैसे उच्च तीव्रता वाले चक्रवात का आना सामान्य घटना नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि मिचोंग इतना विनाशकारी बन गया। आईएमडी अधिकारियों ने इसका जवाब दिया और कहा कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट पर ताप सूचकांक की सामान्य से अधिक वैल्यू होने के कारण मिचोंग तूफान इतना मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि जलवायु विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में हर साल लगभग 5 चक्रवात विकसित होते हैं। ध्यान रखिए कि उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल होते हैं। 5 में से औसतन 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर और 1 अरब सागर के ऊपर विकसित होता है। हालांकि अरब सागर के तूफान अक्सर उच्च तीव्रता तक पहुंचते हैं और व्यापक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। समय की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में प्री मानसून यानी अप्रैल जून और पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर दिसंबर महीनों के दौरान चक्रवात विकसित होने का सबसे अधिक खतरा होता है। अनुकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण मई और नवंबर में बनने वाले चक्रवात आमतौर पर अन्य समय में आने वाले तूफानों की तुलना में अधिक तीव्रता के होते हैं। आइए अब ये भी समझते हैं आखिर तूफान तीव्र कैसे हो जाता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अन्य कारकों के अलावा समुद्र के पानी की गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 50 मीटर और 100 मीटर के बीच की गहराई पर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का महासागरीय तापमान साइक्लोजेनेसिस के लिए अनुकूल होता है। साइक्लोजेनेसिस का मतलब वो सारे प्रोसेस जिनसे चक्रवात का विकास होता है और इसे मजबूती मिलती है। अगर महासागर का पानी सामान्य स्तर से ज्यादा गर्म होता है तो यह चक्रवात के तेजी से तीव्र होने का एक मुख्य कारण बनता है। आपको बता दें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसको चक्रवात की उत्पत्ति, तीव्रता और प्रसार में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आईएमडी के अनुसार मिचोंग के केस में ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल की वैल्यू काफी ज्यादा पाई गई थी, जिसके कारण मिचोंग इतना विनाशकारी बन गया। पहला सवाल है, हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इस हल्दी का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय? अगला प्रश्न है, अपराध पर डेटा के संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1986, 1987, 2002 या फिर 2007? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। एसेक्वेबो क्षेत्र का विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? स्पेन, पुर्तगाल, वेनेजुएला, गुयाना, चीन और फिलीपींस या फिर रूस और यूक्रेन? सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला और गुयाना। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुर्खियों में आया है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर बोलीविया? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर देश ने उन्हें याद किया। BR अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर
नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल है। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2012 के एक सवाल पर गौर करते हैं। साल 2012 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना था, 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। एक तरफ दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में लगा हुआ है, जहां ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर देश सहमति नहीं बना पा रहे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रमुख रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के तबाह होने की आशंका जताई गई है। दरअसल कई सालों से वैज्ञानिकों ने लगातार आगाह किया है कि पृथ्वी एक गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रही है और यह स्थिति बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। इसी क्रम में 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और यह खतरनाक डोमिनो प्रभाव को ट्रिगर कर सकती है, जो संभावित रूप से मानव की आजीविका सहित पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को सीरियसली डैमेज कर सकती है। इस रिपोर्ट ने प्रमुख जलवायु टिपिंग पॉइंट्स के संदर्भ में प्रलय के दिन की चेतावनी भी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पृथ्वी इसी तरह गर्म होती रही तो अगले 10 वर्षों में दुनिया भर में न कभी देखी गई और न कभी सुनी गई तबाही आ सकती है। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट के साथ यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 ऑन रिकॉर्ड सबसे गर्म साल बनने की ओर बढ़ रहा है। इसमें नवंबर खास तौर पर असाधारण रहा। इसमें पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्मी वाले 2 दिन भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के टुकड़ों, पेड़ों के छल्लों और इसी तरह के अन्य डेटा से पता चलता है कि यह साल 1 लाख से अधिक वर्षों में सबसे गर्म हो सकता है। खैर, वापस आते हैं ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट पर। आपने अगर गौर किया होगा तो इस रिपोर्ट में बार बार 5 महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाओं या टिपिंग पॉइंट्स की बात की गई है। ये 5 प्रमुख टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का नष्ट होना, पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ का चादर का खत्म होना, उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों का खत्म होना, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के बड़े क्षेत्रों का अचानक से पिघलना और उत्तरी अटलांटिक सब पोलर गियर के रूप में जानी जाने वाली समुद्री धारा का धीमा होना। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर से ये 5 महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं बस पार ही होने वाली हैं और यदि ग्लोबल वार्मिंग को जल्द ही नहीं कंट्रोल किया गया और अगर दुनिया पूर्व औद्योगिक तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाती है तो 2030 के आसपास 3 और महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं पार हो सकती हैं। ये 3 अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं कौन सी हैं? ये हैं मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और बोरियल वन। मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर खत्म हो सकते हैं और बोरियल वन 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर नष्ट हो सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि टिपिंग पॉइंट्स किसी भी स्थिति, प्रक्रिया या प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके पार जाने पर एक महत्वपूर्ण और इरिवर्सिबल प्रभाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक टिपिंग पॉइंट ट्रिगर होता है या पार होता है तो यह एक खतरनाक डोमिनोज प्रभाव पैदा करेगा और यह एक दूसरे टिपिंग पॉइंट को भी ट्रिगर कर सकता है। चलिए ट्रिपिंग पॉइंट और डोमिनोज प्रभाव को एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया पूर्व औद्योगिक तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाती है।
इससे ध्रुवों की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल जाएगी। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, ये बर्फ वापस ध्रुवों पर नहीं जम पाएगी। इसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ध्रुवों की बर्फ ने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया और ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन बन जाएगी। अब ध्रुवों से बड़ी मात्रा में बर्फ के पिघलने से ताज़ा पानी समुद्रों में जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे कई आइलैंड कंट्रीज डूब सकती हैं। इसके साथ ही बर्फ के पिघलने से आया ताज़ा पानी समुद्री धाराओं के सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा, जिससे पृथ्वी में कई जगह भीषण बारिश हो सकती है और कई जगह भीषण सूखा पड़ सकता है। शहर डूब जाएंगे, खेत खलिहान बर्बाद हो सकते हैं और पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हो सकेगा। इससे खाद्य सुरक्षा संकट, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संघर्ष जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। केवल ध्रुवों की बर्फ के पिघलने से इतनी सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। इसी को ही डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि इन खतरों को रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की जरूरत होगी। बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी ने एक सेमिनार आयोजित किया। इसे अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप 52 ईयर्स ऑफ रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश बाय इंडिया नाम दिया गया है। दरअसल 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बर्बर हिंसा का प्रयोग हुआ। इन्हीं परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर अपनी हार मान ली थी। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार से साझा करता है। इसका दक्षिणी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से लगता है। बांग्लादेश दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले देशों में शुमार है। यहाँ सरकार का संसदीय प्रणाली काम करता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉक की नीलामी चल रही है। इस नीलामी के द्वारा निजी क्षेत्र इन महत्वपूर्ण खनिजों का वाणिज्यिक खनन कर पाएंगे। इन खनिज ब्लॉकों में लिथियम, निकेल, तांबा, मोलिब्डेनम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE जैसे खनिज शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में ये पहली बार हो रहा है कि लिथियम अयस्क के खनन से संबंधित अधिकार निजी पार्टियों को नीलाम किए जा रहे हैं। लिथियम को भविष्य का खनिज भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक कहाँ हैं और किन किन अधिकारों की नीलामी की जा रही है। खनन मंत्रालय द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना में कहा गया है कि ये 20 ब्लॉक 8 राज्यों में फैले हैं। इनमें तमिलनाडु में 7, ओडिशा में 4, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 2 और गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में एक ब्लॉक हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार का एक ब्लॉक है। छत्तीसगढ़ के ब्लॉक में लिथियम और REE हैं। निकल अयस्क के भंडार बिहार, गुजरात और ओडिशा के 3 ब्लॉकों में पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन 20 ब्लॉकों में से केवल 4 को खनन लाइसेंस के लिए नीलाम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद और कुछ अन्य विभागों से NOC मिलने के बाद लाइसेंसधारी खनन का काम शुरू कर सकते हैं। खनन लाइसेंस वाले 4 ब्लॉकों में से 3 ओडिशा में हैं और इनमें निकल, तांबा, ग्रेफाइट और मैग्नीज के भंडार हैं। चौथा ब्लॉक तमिलनाडु में है और इसमें मोलिब्डेनम का भंडार है। अब बचे 16 ब्लॉकों को कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलाम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले लाइसेंसधारी खनिजों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण करेंगे, फिर अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद वो खनन का काम शुरू कर सकेंगे। इनमें वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, ग्राम सभा की सहमति आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले सरकार ने खान और खनिज विधेयक में संशोधन किया था। इसके कारण निजी खिलाड़ियों को इन महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने और खनन करने की अनुमति मिल गई थी।
यह अनुमति पहले केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लिथियम और नाइओबियम खनिज के लिए 3-3% और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए 1% की रॉयल्टी दरों को भी मंजूरी दी थी। अब एक सवाल यह है कि इन खनिजों के खनन से भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, भारत अपनी लिथियम और निकल की डिमांड के लिए आयात पर 100% निर्भर है। तांबे के लिए भारत आयात पर 93% निर्भर है। इन खनिजों को जापान, चीन, रूस, बेल्जियम और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। इन सभी खनिजों का उपयोग वाहन बैटरी, ऊर्जा भंडारण उपकरणों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं में किया जाता है। इसके साथ ही ये खनिज रणनीतिक लिहाज से बेहद खास होते हैं। इन नीलामियों से मिलने वाला राजस्व राज्य सरकारों को मिलेगा। कुल मिलाकर देश में ही इन खनिजों के खनन से आयात पर निर्भरता कम होगी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त होगी और भविष्य में स्वच्छ ईंधन की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1937 को हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, साल 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक अखबार निकाला। तीसरा स्टेटमेंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन गलत है या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3? अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी, भोपाल, ईटानगर या फिर इम्फाल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इस हल्दी का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। अगला प्रश्न था, अपराध पर डेटा के संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1986, 87, 2002 या फिर 2007? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1986। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। ये फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बोत्सवाना में आयोजित बैठक में लिया गया था। इसके बाद भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की संख्या 15 हो गई है। गौरतलब है कि गरबा एक परंपरागत लोक नृत्य है जिसे हिंदू त्योहार नवरात्रि के मौके पर किया जाता है। भारत की तरफ से साल 2008 में कुटियट्टम, रामलीला और वेद पाठ की परंपरा को शामिल किया गया था। कुटियट्टम केरल में संस्कृत में होने वाला नाटक है। साल 2009 में इसमें रम्मन को शामिल किया गया था। रम्मन गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का धार्मिक त्योहार और परंपरागत थिएटर है। साल 2010 में छऊ डांस, कालबेलिया लोक संगीत और डांस के साथ मुदियट्टू को शामिल किया गया था। मुदियट्टू केरल का परंपरागत नाटक और कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है। वहीं छऊ एक जनजातीय युद्ध कला नृत्य है। इसका प्रचलन ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। साल 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को, वहीं साल 2013 में मणिपुर संकीर्तन को शामिल किया गया था। साल 2014 में पंजाब के ठठेरा समुदाय द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला को जोड़ा गया। वहीं 2016 में नवरोज, 2017 में योग और 2021 में दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। भारत के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल मॉरिशस पहुंचे हैं। वे सीएससी यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 6वीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। सीएससी में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस सदस्य के तौर पर शामिल हैं। 5वीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की बैठक मालदीव्स में आयोजित की गई थी। वहीं पर मॉरिशस को चौथे सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन साल 2011 में एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप के तौर पर किया गया था। तब इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे। इसका मकसद हिंद महासागर से तट रेखा साझा करने वाले देशों के साझा सुरक्षा हितों को संरक्षित करना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मरीन पॉल्यूशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना भी इसके कामों में शामिल है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से हिंद महासागर के लिए सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
भारत के गुड्स सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल गुड्स सेक्टर ने निर्यात के मामले में सर्विस सेक्टर को सरपास कर दिया है। बीते वित्त वर्ष में भारत का निर्यात $762 बिलियन के करीब पहुंच गया। इसमें गुड्स सेक्टर की हिस्सेदारी $453 बिलियन है। वहीं सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी $309 बिलियन के लगभग है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोबाइल के निर्यात में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। केवल पिछले वित्त वर्ष में ही देश से $11 बिलियन से ज्यादा कीमत के स्मार्टफोन्स निर्यात किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक गुड्स सेक्टर के इस प्रदर्शन का श्रेय मेक इन इंडिया जैसी पहलों को दिया जाता है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को गतिविधियों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्यन और डेयरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में फाइनेंस, इंश्योरेंस और बैंकिंग जैसे क्षेत्र आते हैं। NCCR यानी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 1/3 से ज्यादा तटरेखा इरोजन यानी अपरदन के लिए वल्नरेबल है। 33.6% भारतीय तटरेखा अपरदन के लिए सुभेद्य है यानी वल्नरेबल है। वहीं 26.9% तटरेखा पर अपरदन का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा 39.6% तटरेखा अभी स्टेबल है। रिपोर्ट के मुताबिक तटरेखा में आ रहे इन बदलावों के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह के कारक जिम्मेदार हैं। कम होती इस तटरेखा से तटीय क्षेत्रों पर निर्भर रहने वाले समुदायों की आजीविका पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। NCCR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक अटैच्ड ऑफिस है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इसमें 2,094 किलोमीटर द्वीपीय भूमि से तो 5,422 किलोमीटर मुख्य भूमि से लगती है। भारत की ये तटरेखा 9 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में फैली है। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा JT60SA संबंधित है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत। अगला प्रश्न है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, मालदीव, मॉरिशस या फिर फिलीपींस। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1937 को हुआ था। साल 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक अखबार निकाला। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल 1। अगला प्रश्न था, हाल ही में पहले एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी, भोपाल, ईटानगर या फिर इम्फाल। सही जवाब है ऑप्शन ए गुवाहाटी। हाल ही में अमेरिका, कनाडा और केन्या सहित 63 देशों ने चल रहे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में कूलिंग उत्सर्जन में भारी कटौती करने की दुनिया की पहली प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल कूलिंग प्लेज देशों को 2050 तक अपने कूलिंग उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और उनसे निपटने के लिए कई रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। आपको बता दें कि कूलिंग उत्सर्जन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 7% हिस्सा है और 2050 तक इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। स्थिति और खराब होने वाली है क्योंकि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण बड़े पैमाने पर कूलिंग की मांग बढ़ेगी। इससे अधिक AC और रेफ्रिजरेटर का उपयोग होगा जो कि अधिक कूलिंग उत्सर्जन का कारण बनेगा। आइए समझते हैं कूलिंग उत्सर्जन क्या है और इससे दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। दरअसल कूलिंग उत्सर्जन AC और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट से उत्पन्न उत्सर्जन है। लंबे समय तक अधिकांश कूलिंग उपकरण रेफ्रिजरेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग करते थे। 1985 में वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें बताया गया था कि वातावरण में CFC का बढ़ा हुआ स्तर अंटार्कटिका में ओजोन होल के लिए जिम्मेदार था। इसके परिणाम स्वरूप 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसमें CFC सहित ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को रोकने के लिए लगभग 200 देशों द्वारा एक समझौता किया गया। बाद के सालों में CFC को बड़े पैमाने पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC द्वारा रिप्लेस किया गया, लेकिन इनसे एक नई समस्या आ गई। हालांकि HFC और HCFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन
ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी को गर्म करती हैं। HFC और HCFC कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए HFC 134a, जो HFC का एक रूप है और घरेलू फ्रिजों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO2 की तुलना में 3400 गुना अधिक है। ये रेफ्रिजरेंट क्षतिग्रस्त उपकरणों या कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम से निकलते हैं और वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। HCFC का उपयोग फोम निर्माण उद्योगों में और एरोसोल उद्योगों में भी किया जाता है। वर्तमान में शीतलन उत्सर्जन वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में बढ़ते तापमान के कारण ये जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? दुनिया पहले से ही HCF के हानिकारक प्रभाव से परिचित है। 2016 में 150 से अधिक देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2047 तक HFC खपत को 80% तक कम करने पर सहमति जताई गई। यदि इसे हासिल किया जाता है तो 2100 तक 0.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में कूलिंग उपकरणों में इको फ्रेंडली रसायनों, जिन्हें नेचुरल रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है, इनके उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इको फ्रेंडली रसायन अमोनिया और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन रसायनों में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कम या शून्य है। बिना एयर कंडीशनर के इमारतों को ठंडा करने के तरीकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बेहतर वेंटिलेशन के लिए इंसुलेशन सामग्री में सुधार करना और खुली इमारतों का निर्माण करने से कूलिंग की समस्या को दूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 चर्चा में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो अपने करियर में पहली बार अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल अभी क्यों किया गया और क्या इसका असर गाजा की मानवीय स्थिति पर पड़ सकता है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 40% बच्चे हैं। इजराइल रक्षा बलों द्वारा लगातार बमबारी के कारण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली नष्ट हो गई है, मानवीय राहत पहुंचाने में कठिनाइयां आ रही हैं और विस्थापन के जटिल मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए मानवीय युद्ध विराम लागू करने की अपील की, ताकि नागरिक आबादी को अधिक नुकसान से बचाया जा सके। आइए अब समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संविधान है। इस चार्टर के द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, जिसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधे हुए हैं। हालांकि व्यवहार में ऐसा कम होता है, जिसे करने के लिए सदस्य देशों को बाध्य किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो। अनुच्छेद 99 को महासचिव की विवेकाधीन शक्ति के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि महासचिव अनुच्छेद 99 के तहत परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है, तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व है कि वह परिषद की बैठक बुलाए। आपको बता दें कि UNSC में 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस। इसके साथ ही एक तय समय के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य भी UNSC में शामिल होते हैं। अध्यक्ष पद बारी बारी से इन 15 देशों में से सबको 1 महीने के लिए मिलता है। फिलहाल दिसंबर 2023 के लिए अध्यक्ष पद दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास है। UNSC में अगर किसी प्रस्ताव को पारित करना है तो प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि 5 स्थायी सदस्यों द्वारा कोई वीटो नहीं किया गया हो। आजकल पॉम्पे डिजीज चर्चा में है। दरअसल हाल ही में भारत के पहले पॉम्पे डिजीज रोगी की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए समझते हैं कि पॉम्पे डिजीज क्या है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इसका कोई इलाज उपलब्ध है। पॉम्पे डिजीज को ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 के रूप में भी जाना जाता है। पॉम्पे डिजीज एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। यह बीमारी एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज
GAA की कमी के कारण होती है। यह एंजाइम मानव शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह एंजाइम कोशिकाओं के लाइसोसोम के भीतर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बीमारी कितनी रेयर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बीमारी 3 लाख लोगों में से 1 को होती है। चलिए समझते हैं कि पोम्पे डिजीज किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। मांसपेशियों की कमजोरी पोम्पे डिजीज की एक प्राथमिक विशेषता है। यह कंकाल और मांसपेशियों दोनों को प्रभावित करता है, जिससे गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में दिक्कत आती है। श्वसन मांसपेशियों में कमजोरी के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खासकर शारीरिक परिश्रम के दौरान या लेटते समय। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बैठने, रेंगने और चलने जैसे काम करने में देरी का अनुभव हो सकता है। पोम्पे डिजीज का हड्डियों पर अपक्षयी प्रभाव है। लंबे समय तक मांसपेशियों की कमजोरी और कम गतिशीलता हड्डियों पर अपक्षयी प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे जोड़ों में सिकुड़न और हड्डियां डिफॉर्म हो सकती हैं। पोम्पे डिजीज से श्वसन संबंधी जटिलताएं आती हैं। डायाफ्राम सहित श्वसन की मांसपेशियों के कमजोर होने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मरीजों को सांस की तकलीफ, सांस से रिलेटेड संक्रमण और गंभीर मामलों में श्वसन विफलता का भी अनुभव हो सकता है। पोम्पे डिजीज से हृदय संबंधी जटिलताएं भी होती हैं। कुछ मामलों में पोम्पे डिजीज हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। दिल की धड़कन, थकान और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इसके साथ ही पोम्पे डिजीज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का कारण बन सकती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हृदय की मांसपेशियों की दीवारों का मोटा होना। इससे हृदय की कार्यप्रणाली खराब हो सकती है। कुल मिलाकर पोम्पे डिजीज होने से मरीजों को मांसपेशियों की कमजोरी और श्वसन सीमाओं के कारण दैनिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मरीजों के लिए व्हीलचेयर और श्वसन सहायता उपकरण जैसे सहायक उपकरण आवश्यक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि पोम्पे डिजीज का डायग्नोज कैसे किया जाता है। पोम्पे डिजीज को डायग्नोज करने में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। इसके डायग्नोज में कमी वाले एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की गतिविधि को मापने के लिए एंजाइम का परीक्षण किया जाता है। आनुवंशिक परीक्षण जिम्मेदार GAA जीन में उत्परिवर्तन की पहचान करता है। एंजाइम परीक्षण अक्सर रक्त या त्वचा कोशिकाओं पर किया जाता है। ये टेस्ट GAA की कमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे समय पर मरीजों का इलाज और प्रबंधन करने में मदद मिलती है। हालांकि पोम्पे डिजीज का फिलहाल कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन लक्षणों को मैनेज करने और रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसा ही एक तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT। यह पोम्पे डिजीज का एक मानक उपचार है, जिसमें शरीर में एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी को दूर किया जाता है। हाल ही में खबर आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मंजूरी मिलने से पहले तेलंगाना की चुनावी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। आइए जानते हैं समक्का सरक्का कौन है, समक्का सरक्का जतारा क्या है और इनका तेलंगाना में इतना महत्व क्यों है। समक्का सरक्का को जानने के लिए एक स्थानीय मान्यता का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल समक्का सरक्का माँ बेटी की जोड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि समक्का का विवाह पगिदिद्दा राजू से हुआ था। पगिदिद्दा राजू वारंगल क्षेत्र पर शासन करने वाले काकतीय वंश के आदिवासी सामंत प्रमुख थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। इनका नाम क्रमशः सरक्का, नागुलम्मा और जंपन्ना था। सरक्का को सरलम्मा भी कहा जाता है। जब काकतीय राजवंश के राजा ने कोया जनजाति पर टैक्स लगाया तो सामंती आदिवासी प्रमुख पगिदिद्दा राजू उन्हें भुगतान करने में असमर्थ थे, जिसके कारण राजा ने कोया जनजाति पर युद्ध की घोषणा कर दी और आदिवासी नेता पगिदिद्दा राजू लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद समक्का ने अपने बच्चों के साथ युद्ध का मोर्चा संभाला। जब वो लगभग जीतने ही वाली थी, हमले में सरक्का और जंपन्ना की मृत्यु हो गई। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समक्का बाद में चिलकला गुट्टा नामक पहाड़ी पर गई और एक सिंदूर की डिबिया के रूप में बदल गई। इस घटना के बाद कोया जनजाति और स्थानीय लोग समक्का सरक्का को देवी की तरह पूजने लगे और इनके सम्मान में समक्का सरक्का जतारा नाम से त्योहार भी मनाने लगे। जतारा का मतलब तीर्थ यात्रा होता है। आपको बता दें कि समक्का सरक्का जतारा दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। देश में होने वाले कुंभ मेले के बाद समक्का सरक्का जतारा में भक्तों की सबसे बड़ी भीड़ जमा होती है। इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह तेलंगाना के वारंगल जिले के एक छोटे से गांव मेदाराम में हर 2 साल में मनाया जाता है। विभिन्न आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के करीब 1.5 करोड़ भक्त इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं।
त्योहार की भीड़ को ध्यान में रखते हुए समक्का सरक्का जतारा को 1996 में राज्य उत्सव घोषित किया गया था। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोया जनजाति के बारे में भी जान लेते हैं। कोया जनजाति तेलंगाना में सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति समूह है। यह समुदाय तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला है। कोया आमतौर पर खुद को दोराला सत्तम और पुट्टा डोरा कहते हैं। अपनी बोली में कोया खुद को कोयतूर कहते हैं। ये अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ये पेंटिंग, नक्काशी और बुनाई जैसे पारंपरिक कला रूपों के लिए भी जाने जाते हैं। कोया मुख्य रूप से आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम और नलगोंडा जिलों में केंद्रित हैं। ये पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी पाए जाते हैं। पहला सवाल, पॉम्पे डिजीज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉम्पे डिजीज को ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 के रूप में भी जाना जाता है। पॉम्पे डिजीज एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। यह बीमारी एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज यानी GAA की कमी के कारण होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। केवल एक कथन गलत है, केवल 1 और 2 कथन गलत हैं, 1, 2 और कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, समक्का सरक्का जतारा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा JT60SA संबंधित है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत, और सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, मालदीव, मॉरिशस या फिर फिलीपींस? सही जवाब है ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।